नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। केजरीवाल सरकार ने पेश किया पहला पूर्ण बजट। शिक्षा आवंटन में 106% का इजाफा। मेडिकल सुविधा बढ़ाने पर जोर। एक टिकट से ऑटो, बस और मेट्रो में सफर का प्रस्ताव। 500 शहरों की बदलेगी तस्वीर। प्रधानमंत्री ने लॉन्च की 3 बड़ी परियोजनाएं। अगले 7 साल में बनेंगे 2 करोड़ घर। गुजरात में भारी बारिश से 50 से ज्यादा लोगों की मौत। झेलम खतरे के निशान से ऊपर। कश्मीर में बाढ़ का खतरा। दिल्ली पहुंचा मानसून। आला मंत्रियों के विवाद से बीजेपी की किरकिरी। सुषमा वसुंधरा के बाद स्मृति ईरानी और पंकजा मुंडे के खिलाफ प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग। आपातकाल के 40 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने की लोकतंत्र मजबूत करने की हिमायत। कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया। आइए देखते हैं पहली खबर। आज दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला बजट पेश किया गया। बजट भाषण में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश में पहली बार कोई बजट जनता की सीधी भागीदारी से तैयार किया गया है। बजट में शिक्षा के साथ ही मेडिकल और परिवहन सुविधा बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश करते हुए अपने चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश की। दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के रूप में डेवलप करना है। एक ऐसा एजुकेशन हब, नॉलेज हब बनाना है दिल्ली को, जहां जितने भी लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। परिवहन व्यवस्था सबको सुलभ होनी चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा सपना है। सरकार ने 41,129 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें सबसे ज्यादा रकम 5,908 करोड़ रुपए स्थानीय निकाय यानी एमसीडी को दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चुनावी वादे यानी बिजली पानी सब्सिडी के लिए 1,690 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं डीटीसी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए 1,084 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस पैसे से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बढ़ते घाटे को कम किया जाएगा। दिल्ली में बस यात्री, विशेषकर महिला यात्री, यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस करें। हम सभी डीटीसी बसेज में और क्लस्टर बसेज में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्रस्ताव रखते हैं। डीटीसी की 200 बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और सभी क्लस्टर बसों में मार्शल तैनात करने का भी फैसला लिया है। सरकार ने जमाखोरों पर सख्ती बरतने के साफ संकेत दिए हैं। सिसोदिया ने कहा कि राज्य में हर तरह के लाइसेंस प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी और सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। शिक्षा के बजट में भी 106% का इजाफा किया गया है। 25 नए स्कूल बनाने का भी काम शुरू किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के स्कूल कॉलेजों में 50 करोड़ की लागत से फ्री वाईफाई सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के गांव में भी वाईफाई उपलब्ध होगा, लेकिन दिल्ली के ज्यादातर रिहायशी क्षेत्रों को अभी फ्री वाईफाई के लिए इंतजार करना होगा। इस बजट में प्रशासन से जनता को सीधे जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। अब हर तरह के प्रमाण पत्र के लिए ई डिस्ट्रिक्ट सेवा शुरू की जाएगी। ठेकेदारों को भुगतान तभी किया जाएगा जब जनता काम से संतुष्टि का सर्टिफिकेट जारी करेगी। इसके अलावा 253 करोड़ के एक स्वराज फंड की व्यवस्था की गई है। इस पैसे को खर्च जनता ही करेगी। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार यतीश राजावत साहब। यतीश जी, स्वागत है आपका। लेकिन अनु दीवान हमारे साथ हैं, हमारी सहयोगी संवाददाता, जो कि नजर रखे हुए थी आज जो बजट पेश किया गया। अनु, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल कि आज जो बजट पेश किया आम आदमी पार्टी सरकार ने, इस बजट में क्या बड़ी अहम बातें नजर आ रही हैं जो कि पहले की सरकारों से अलग दिखती हैं? तो इस बजट के बारे में जानकारी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम बात दिख रही है वो इस बजट में कि 18% पिछले बजट के मुकाबले 18% ज़्यादा ये बजट है, यानी कि बड़ा है अमाउंट के लिहाज से। और जिसमें करीब 14.4% के करीब ये जो है अमाउंट नगर निगम के लिए अलॉट किया गया और 12% केंद्र को कर्ज चुकाने के लिए। अनु, क्या खास बातें दिख रही हैं आज के इस बजट में?
कविंद्र, बिल्कुल जिस तरह नगर निगम को दिल्ली सरकार ने सबसे भारी बजट दिया है, उसी हिसाब से टैक्स भी जो है दिल्ली सरकार ने काफ़ी चीज़ों पर बढ़ा दिया है। जैसे दिल्ली में खाना, होटल में रहना महंगा कर दिया है, एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दिया है, तो वहीं एक नया टैक्स पॉल्यूशन टैक्स लगा दिया है। यानी कि जो भी वाहन दिल्ली में आएंगे, उनको पहले पॉल्यूशन टैक्स देना होगा। दिल्ली सरकार ने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो इस बजट में दिया है, वो दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर को। जहां बात है एजुकेशन की, एजुकेशन बजट 106% बढ़ा दिया है और एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस देने की कोशिश की है। लेकिन वहीं युवाओं के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ाकर और होटल में रहना और खाना सभी के लिए महंगा कर दिया है। और किस तरह के आरोप इस बजट के बाद दिख रहे हैं? जो विरोधी पार्टियां हैं, क्या संतुष्ट दिख रही हैं या फिर किसी तरह की खामियों की बात सामने आ रही है? बिल्कुल कविंद्र, इसमें काफी खामियां निकाली जा रही हैं, क्योंकि वाईफाई जो एक बहुत बड़ा वादा था दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार ने हाल फिलहाल उसको पहले फेज में जो बात कही है कि सभी स्कूल कॉलेज और ग्रामीण इलाकों में सुविधा देंगे, और जिसके लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं। दिल्ली सरकार के इस वादे पर विपक्ष उनको काफी घेर रहा है। ऐसे कई वादे हैं जहां पे दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है, वो है टैक्स बढ़ाने की चीजों पर। यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली में जहां बिजली पानी के ऊपर रियायत दी गई थी, वहां टैक्स ना बढ़ाकर भी कई तरह की रियायत दी जाएगी। लेकिन इस तरह से पूरे सभी चीजों पर टैक्स बढ़ाने के बाद विपक्षी जो है उनको घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे जी हैं। अनु, शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। यतीश, आपने देखा दिल्ली बजट को, और जो सबसे अहम बात दिख रही है कि पहले की तुलना में इसमें बढ़ोतरी है, यानी कि करीब करीब मैं कहूँ कि 18% अधिक दिख रहा है। आपकी नज़र में क्या इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आप देखते हैं इसमें? देखिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो यह है कि इन्होंने एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। 106% उसमें अपना इन्होंने बजट बढ़ाया है, जो दिल्ली जैसे प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली में अब आप देख ही रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट आई है, जिसमें परसेंटेज इतनी हाई गई है, तो सीट्स की कमी है। यूनिवर्सिटी सीट्स पे पता नहीं है, इसमें से बजट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल्स में ख़ासतौर से जो दिल्ली म्यूनसिपैलिटी जो स्कूल चलाती है, बजट में ये भी कहा गया कि 20,000 नए टीचर्स नियुक्त करेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है इसमें, लेकिन इसको करने के लिए ऑफ कोर्स उनको मतलब पैसा कहीं ना कहीं से कमाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बजट कहीं हवा में बनता है। तो इसीलिए टैक्स बढ़ाया गया। बट जो मुझे बात समझ नहीं आई है बजट में, और शायद बजट के पेपर्स देखने में बेहतर समझ में आएगी जी। या आगे जाके समझ में आएगी कि ये पॉल्यूशन टैक्स कैसे लगेगा। क्योंकि देखिए, दिल्ली एक राजधानी तो है, बट दिल्ली एक नेशनल कैपिटल रीजन का पार्ट भी है। मतलब इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, वहीं से लोग काम के लिए दिल्ली आते हैं, और ये तादाद काफ़ी बड़ी है। अगर इन पे सब पे जोर लगाया जाएगा इन पॉल्यूशन टैक्स के ज़रिए, तो मेरे ख्याल से दिल्ली की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, अंतर पड़ेगा उस पर। और एक जो मोटा मोटा आंकड़ा दिख रहा है देश की, करीब 41,129 करोड़ का बजट अनुमान है, जिसमें कि 26,604 करोड़ रुपए टैक्स के जरिए वसूली की बात दिल्ली सरकार कर रही है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल या फिर इससे पहले भी रही है, वो फंड को लेकर रही है। आपको लगता है कि फंड मैनेजमेंट के लिहाज से यहाँ पर थोड़ा सा पहले से बेहतर कहीं कुछ करती दिख रही है सरकार ये? देखिए, कुछ जो इनिशिएटिव इन्होंने अनाउंस किए हैं, जिसमें ई गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू कलेक्शन होगा। दिल्ली का मूल ढांचा देखें अगर बजट का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू अर्नर है वो है हाउस प्रॉपर्टी टैक्स जी। वो अगर उसका कलेक्शन अगर बेहतर होता है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती है। उस पर इन्होंने अपनी स्पीच में तो कुछ नहीं कहा कि उसको बढ़ाया गया या घटाया गया, पर ये बताया कि उसको कलेक्ट करने के लिए कोई बेहतर इंतजाम करेंगे। बट उम्मीद ये है कि शायद उसको कलेक्शन करने में ये कोई बेहतर इंतजाम करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो ये सब जो वादे कर रहे हैं, ये कि 106% बढ़ जाएगा एजुकेशन का और हेल्थ का बढ़ जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, वो सब नहीं हो पाएगा। क्योंकि केंद्र में सरकार भाजपा की है, जो शायद उस तरह का सपोर्ट नहीं देगी अब आम आदमी सरकार के बजट को। और क्योंकि केंद्र सरकार ही एक
जरिया रह जाता है किसी भी राज्य सरकार के पास अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है बजट से। और यतीश, एक और जो बड़ा फैक्टर सेक्टर में कहूँ वो है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, जिसके लिए 5,085 करोड़ का आवंटन किया गया है। 10,000 नई बसें लेने की बात सरकार कर रही है, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो एक मैं कहूँ कि बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर, उसको क्या आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा खास फोकस रखा गया है? देखिए, जैसे मैं आपको पहले बताया था, 3 एरियाज पे इन्होंने फोकस रखा है। एजुकेशन एक, और हेल्थ दूसरा है, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन है। हेल्थ पे फोकस ये पहली सरकार है जिसने इतना फोकस किया है, और ये मेरे ख्याल से क्योंकि इन्होंने ये मोहल्ला सभाएं वगैरह की, तो उसके थ्रू शायद ये बात आई होगी कि हेल्थ पे फोकस जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस सिर्फ डीटीसी ही उसकी पूर्ति नहीं कर सकती, पर आप जानते हैं कि मेट्रो की जो सुविधाएं हैं जो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती हैं और उसको डीएमआरसी प्रोवाइड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब लाइफलाइन डीटीसी से ज़्यादा दिल्ली मेट्रो बन गई है। और जिस तबके को लेकर मैं कहूँ आम आदमी पार्टी का गठन हुआ या फिर जिसकी समस्याओं को हाईलाइट करते हुए सरकार तक पहुंचे, उसके लिए आपको कितनी तवज्जो दिखती है इस पूरे बजट में? देखिए, मतलब आप हेल्थ का जो एरिया है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इस्तेमाल करने वाला आदमी या निचले तबके का आदमी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उसको उस तरह की सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं मिल पाती या अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हेल्थ का बजट शायद उस तबके के लिए बहुत ज़रूरी होगा। एजुकेशन का भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निचले से मध्य वर्ग के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, तो इन दोनों एरिया में शायद इस तबके को ये फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। पर अब दूसरी तरफ एक चीज़ और देखिए जो शायद मिस हो चुकी है इस बजट के विश्लेषण में, वो है कि पावर और वाटर की सब्सिडी बढ़ रही है। तो जो पहले भी सरकार कह रही थी, और जब इन्होंने इन पावर कंपनीज के विरुद्ध ये कैंपेन चलाया था कि हम नहीं देंगे पैसा इनको और हम इनको सब्सिडी को कम करेंगे, वो ये नहीं कर पाए हैं, और वो एक असलियत है। इसलिए जो ये वादे किए जाएं कि हम पानी इतना दे देंगे या फिर हम बिजली की पूर्ति पूरी कर पाएंगे, वो ना सब्सिडी के नहीं हो सकती, और ये सच अब बजट में एक नंबर के थ्रू, एक फिगर के थ्रू दिख रहा है। यतीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बजट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सूखे की आशंका कमजोर, आगाज़ मॉनसून जोरदार, उम्मीदों से खिले चेहरे, बाजार हुआ गुलजार। देखिए आरएसटीवी विशेष दस्तक जोरदार, आज शाम 7:30 बजे। बीजेपी की कई मंत्रियों पर लगे करप्शन के आरोपों के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे भी अब तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। पहले सुषमा स्वराज, फिर वसुंधरा राजे, इसके बाद स्मृति ईरानी और अब पंकजा मुंडे। बीजेपी की 4 महिला मंत्रियों पर लगे आरोपों के बाद से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से इन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है। बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए। स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर है, और जब उनके अपने एजुकेशन की डिग्री के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी जांच करेगी तो कैसे हम ये मान पाएंगे कि वो जांच निष्पक्ष होगा और न्याय मिलेगा, जब वो खुद उसकी मंत्री हैं। इसलिए उनको इस्तीफा देना ही चाहिए। आम आदमी पार्टी आज ये
ऐलान करती है कि अगर अगले 3 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ नए सबूत पेश करके विरोध को और धार दे दी है। ललित मोदी को लंदन में इमिग्रेशन के मामले पर वसुंधरा राजे की ओर से बतौर गवाह दिए हलफनामे में उनके हस्ताक्षर होने के प्रमाण पेश किए गए हैं। The BJP is unable to decide whether Lalit Modi is a victim or a fugitive. We heard conflicting voices from the Bharatiya Janata Party. I think time has come for them to come clean and face the truth. They must ask Vasundhara ji to step down immediately. महाराष्ट्र की महिला विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर बिना टेंडर आमंत्रित किए कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप लगा है। कांग्रेस की शिकायत के बाद महाराष्ट्र एसीबी ने अब मंत्रालय से जवाब मांगा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया में गलती से साफ इनकार किया। 1 करोड़ से ऊपर की सारी खरीद ये केवल टेंडर से होगी, उसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। यह आदेश 17 अप्रैल को निकाला है और ये जो खरीद हुई है ये फरवरी में हुई है। ललित मोदी को मदद के मामले में सुषमा स्वराज से शुरू हुआ ये आरोपों का सिलसिला बीजेपी के 4 मंत्रियों तक पहुंच चुका है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने सभी मंत्रियों का बचाव किया है। कृति मिश्रा के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। आपातकाल के 40 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत लोकतंत्र की हिमायत की है। उन्होंने आपातकाल को देश का सबसे अंधकारमय समय करार दिया। वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मौजूदा वक्त में अघोषित आपातकाल होने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए आपातकाल के उन दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे अंधकार समय आपातकाल के 40 साल पूरे हो रहे हैं, जब राजनीतिक नेतृत्व ने लोकतंत्र को कुचल दिया था। लाखों देशभक्तों को, लोकतंत्र प्रेमियों को जेलों में बंद कर दिया गया था, अखबार पर ताले लग गए थे, रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी। उधर कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा दौर में भी अघोषित आपातकाल जैसी कई परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। प्रधानमंत्री आज अपने बारे में बात कहें, वो तो संविधान के तहत था, धारा 352 की स्थिति बनी थी। आज क्या है? आज तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है भारत के अंदर। आपातकाल के दौर में कई नागरिक अधिकारों को निरस्त कर दिया गया था और विपक्षी दलों के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। उस दौर के जाने माने पत्रकार रहे कुलदीप नैयर के जहन में आज भी वो यादें ताजा हैं। पहले तो ये समझ ही नहीं आया कि ये इमरजेंसी चीज क्या है, लेकिन फिर जब शुरू हुई तो इसका मतलब ये था कि एक हम प्रजातंत्र जो हमारा राज था शुरू से, जब से इनमें आज़ादी जीती थी, तो वो प्रजातंत्र का राज उड़ गया। दरअसल 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, जो 21 मार्च 1977 तक जारी रहा था। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगले कुछ सालों में शहरी भारत विकास के नए इंजन पर सवार होगा। इस मकसद के साथ प्रधानमंत्री ने शहरों के लिए 3 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। इन तीनों स्कीम पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरों का विकास वहां रह रहे लोगों की राय के मुताबिक होना चाहिए। देश के लगभग 500 नगरपालिका प्रमुखों की मौजूदगी में बुधवार को शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए 3 परियोजनाओं की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में स्मार्ट सिटी, अटल शहरी पुनर्जीवन और परिवर्तन मिशन और सबके लिए घर परियोजना लॉन्च की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरीकरण को विकास के एक नए मौके की तरह देखा जाना चाहिए। हमारी कोशिश ये है सिर्फ मकान देना, यानी एक परिवार को जो कि बेघर है वो घर वाला बने, इतना नहीं, उसको जीवन जीने की हैसियत देना। स्मार्ट सिटी के चयन में पारदर्शिता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे शहरों का चुनाव स्पर्धा के जरिए किया जाएगा। पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने ये प्रयोग किया है, कुछ पैरामीटर तय किए और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा
वो एंट्री पाएगा स्पर्धा में। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने जानकारी दी कि इन परियोजनाओं को लागू करने में राज्यों को पूरी आजादी होगी। We have completely done away with the subjectivity in sanctioning the projects and funds for the states under the 3 missions: selection of cities. अमृत मिशन के तहत 500 शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। वहीं अगले 5 साल में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, जबकि अगले 7 साल में सबके लिए घर योजना के तहत 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। गुजरात, कश्मीर और असम में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरात में बाढ़ से 50 से ज्यादा लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। वहीं कश्मीर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालांकि दिल्ली में मानसून की बारिश से लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली। देश के कई हिस्सों को मानसून की सक्रियता से राहत मिली है, लेकिन गुजरात में बारिश कहर बनकर आई है। सौराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट और अहमदाबाद जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से कई गांवों का संपर्क कट गया है। करीब 50 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। सड़क परिवहन और बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। फंसे हुए लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ, वायुसेना और एसआरबी को बुलाना पड़ा है। इस संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में जो भी बातें हैं और जो रैपिड रिस्पांस टीम्स है, जो एक्शन प्लान है, उसके मुताबिक सेफ जगहों का जो स्थल उपलब्ध कराने की बात है और जो अन्य वस्तुओं है उन सभी को लागू कर दिया गया है। बारिश के बाद दक्षिणी कश्मीर में कुछ निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। अनंतनाग और पुलवामा जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। बनिहाल में भूस्खलन का असर ट्रेनों के संचालन पर पड़ रहा है। राज्य में झेलम समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मकानों की हालत बहुत खस्त हो गई है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो गई है और रेड अलर्ट की भी ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड में चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी समेत कई जिलों में कल से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य में 48 घंटों का अलर्ट जारी किया हुआ है। असम में भी हालात काबू से बाहर हैं, जबकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी लगातार बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में पूरे भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। Anyway, even though the monsoon was onset late, the revival was very good, and then we could see a good amount of rainfall, and then in fact for the first half of the month of June we had excess rainfall. हालांकि उत्तर भारत में मानसून की सक्रियता से कई जगह लोगों को राहत भी मिली है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कई जगह बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। इससे गर्मी और उमस से बेहाल लोगों ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने नेपाल को पुनर्निर्माण में मदद जारी रखने का भरोसा दिया है, जिसके तहत भारत नेपाल को $1 अरब की मदद देगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं के सम्मेलन में इसका ऐलान किया। नेपाल में अप्रैल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद से भारत अपने पड़ोसी देश को हर तरह से मदद कर रहा है। काठमांडू में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल में बुनियादी ढांचे और प्रमुख धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए $1 अरब मदद देने का ऐलान किया। इसमें 1/4 रकम अनुदान और बाकी कर्ज के रूप में मिलेगी। भारत नेपाल को अगले 5 साल में $2 अरब की सहायता देगा। The PDNA report estimates huge reconstruction needs of $6.7 billion. Mobilization of resources of this magnitude is a challenging task, but Nepal is not alone. नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इस मौके पर पुनर्निर्माण के काम के लिए करीब $7 अरब की अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत बताई। We need to recover and rebuild better and stronger. Many people are living in temporary shelters. We want to make it easier for them to leave the disaster behind and move on. विदेश मंत्री ने नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव से भी मुलाकात की और नेपाल को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मदद हासिल करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें 60 देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई संगठनों ने मदद का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नेपाल में अभी भी करीब 28 लाख लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। नेपाल में 25 अप्रैल को आए विनाशकारी भूकंप में 9,000 लोगों की मौत हो गई थी और भारी तबाही हुई थी।
अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं खास खबर के साथ, जिसमें देखिए कि राष्ट्रपति चुनाव जो कि अमेरिका में होने वाले हैं अगले साल, वहां पर भारतीय मूल के बॉबी जिंदल किस तरह रेस में आगे हैं। Please join me in welcoming my husband, Bobby Jindal. I am governor of the great state of Louisiana, and I am running for president of the greatest country in the world, the United States of America. महीनों से चली आ रही अटकलों पर विराम लगाते हुए लुसियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के 13वें दावेदार हो गए। Here's the key difference. Democrats evaluate success in terms of the prosperity of government. We define success in terms of the prosperity of our people. We can repeal Obamacare and we will repeal Obamacare. 44 साल के बॉबी जिंदल लुसियाना के बैटन रूज में 10 जून 1971 को पैदा हुए। ऑक्सफोर्ड से स्नातक जिंदल 36 साल की उम्र में लुसियाना के गवर्नर चुने गए। किसी अमेरिकी राज्य के गवर्नर बनने वाले वो पहले भारतीय अमेरिकी हैं। 2 बार से लुसियाना से गवर्नर जिंदल शक्तिशाली रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 2 बार अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का चुनाव भी जीता है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के भाई जेब बुश समेत कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।